2006 इसकी रिपोर्ट 111वीं, 110वीं, 146वीं, ये सारी रिपोर्टों का बृहद संकलन कर सभी राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, सभी विधायकों, सभी सांसद और सभी न्यायाधीशों से, हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से और लॉ यूनिवर्सिटी से आए हुए सारे प्रस्तावों को, सारे सुझावों को कंसीडर कर लाइन बाय लाइन इसको पढ़कर ये विधेयक लेकर मैं आज सदन के सामने उपस्थित हुआ हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेश, भारत की सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 5 न्यायिक एकेडमी, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और लगभग 270 विधायकों ने इसमें सुझाव दिए हैं। जनता के भी बहुत सारे सुझाव आए हैं जिसको कंसिडर किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, 4 साल तक इस पर गहन विचार विमर्श हुआ है। मैं जिसमें उपस्थित हूं, ऐसी 158 बैठकें हमने रिकॉर्ड पर करी है। माननीय अध्यक्ष जी, बाय लाइन इसको हमने पढ़ा है। मान्यवर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो सीआरपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब 533 धाराएं बचेगी, 160 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 धाराएं नई जोड़ी गई है और 9 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता जो आईपीसी को रिप्लेस करेगी, इसमें अब पहले 511 धाराएं थी, इसकी जगह 356 धाराएं होगी, 175 धाराओं में बदलाव हुआ है, 8 नई धाराएं जोड़ी गई है और 22 धाराएं निरस्त कर दी गई। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगा, इसमें 170 धाराएं होगी, पहले 167 थी, 23 धाराओं में बदलाव किया है, 1 धारा नई जोड़ी गई है और 5 धाराएं निरस्त की है। मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूं, ये तीनों कानूनों में गुलामियों की निशानी से भरे हुए कानून। सबसे पहले तो इसको ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पारित किया था, हमने अडॉप्ट किया था, यहीं से शुरुआत होती। परंतु इसके अलावा आज भी जो कानून आज इससे निरस्त होंगे, जब सदन पारित करेगा, तब वो कानूनों के अंदर कुछ शब्द थे मैं जरूर कहना चाहता हूं, जिससे हमें मालूम पड़ेगा कि 75 साल तक हम किस कानूनों के आधार पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को चलाए हैं। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड किंगडम का जिक्र है, प्रोविंशियल एक्ट का जिक्र है, नोटिफिकेशन बाय द क्राउन रिप्रेजेंटेटिव का जिक्र है, लंदन गैजेट का जिक्र है, ज्यूरी और बैरिस्टर का जिक्र है जो हमारे यहाँ कब के चले गए, लाहौर गवर्नमेंट का जिक्र है, कॉमनवेल्थ के प्रस्तावों का जिक्र है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड पार्लियामेंट का जिक्र है, हर मेजेस्टी और बाय द प्रीवी काउंसिल, ऐसे हर जगह रेफरेंस दिए हुए हैं। कॉपीज एंड एक्सट्रैक्ट्स कंटेंट इन द लंदन गैजेट, इसके आधार पर एक कानून को बनाया गया है। पोजेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन, इसका भी जिक्र आज भी है। कोर्ट ऑफ जस्टिस इन इंग्लैंड, इसका भी जिक्र 33 से ज़्यादा जगहों पे है। हर मैजेस्टी डोमिनियंस का इस अधिनियम के अंदर ढेर सारे जिक्र है। टोटल 475 जगह ये गुलामी की निशानियों को समाप्त कर आज हमने एक नया कानून मान्यवर लेकर आए। माननीय अध्यक्ष जी, इस कानून से हमने नए युग को जोड़ने का भी प्रयास किया है। हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बहुत समय लगता है। कानून में, कोई कानून की अदालत में जाए तो न्याय इतनी देर से मिलता है कि न्याय का कोई मतलब ही नहीं। लोगों की श्रद्धा उठ गई है, कोर्ट में जाने से डर है। मैं गुजरात का कानून मंत्री भी रहा हूं, विधि मंत्री भी रहा हूं। कई लोगों ने मुझे कहा था कि साहब पनिशमेंट की कोई जरूरत ही नहीं। मैंने बोला क्यों? कि कोर्ट में जाना इटसेल्फ पनिशमेंट है। इस प्रकार की मानसिकता लोगों के दिमाग में कर गई। हमने इसीलिए आधुनिक से आधुनिक तकनीक को इसके अंदर समाहित करने का निर्णय किया है। माननीय अध्यक्ष जी, दस्तावेजों की परिभाषा का विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड, ईमेल,
सर्वर लॉन्ग्स, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, लैपटॉप, एसएमएस, वेबसाइट, लोकेशनल साक्ष्य, डिवाइस पर उपलब्ध मेल और मैसेजेस, ये सभी को कानूनी वैधता इस देता है, जिससे अदालतों के अंदर जो कागजों के ढेर लगते हैं, अंबार लगते हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एफआईआर से केस डायरी और केस डायरी से चार्जशीट और चार्जशीट से जजमेंट तक की सारी प्रक्रिया को डिजिटलाइज करने का प्रावधान इस कानून के अंदर मैं लेकर आया हूं। अदालत की सभी कार्यवाही को टेक्नोलॉजी के माध्यम से करने के लिए हम करते हैं। अभी आरोपी की पेशी ही सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो सकती है, अब संपूर्ण ट्रायल क्रॉस सहित की वो वीडियो कॉन्फ्रेंस से होगी। शिकायतकर्ता और गवाहों का परीक्षण भी होगा। जांच पड़ताल और मुकदमे में साक्ष्यों का रिकॉर्डिंग जो करना है वो भी होगा, और उच्च न्यायालय के मुकदमे और सभी अपीलीय कार्यवाही भी डिजिटली संभव होगी। माननीय अध्यक्ष जी, ये करने से पहले इसमें कोई न्याय के बारे में कोई गोता ही न हो जाए, इसलिए हमने नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और देश भर के सारे विद्वानों को, इस विषय के विद्वानों के साथ बैठकर इसकी चर्चा कर टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट के साथ बैठकर उसको बनाया गया है। सर्च और जब्ती के वक्त मान्यवर हमने कई सारे ऐसे प्रावधान किए हैं जिससे निर्दोष नागरिक को फंसाया न जा सके। सर्च और जब्ती के वक्त ढेर सारी ऐसी फरियादें मेरे यहाँ रख दिया गया, मेरे यहाँ था नहीं, पुलिस लेकर आई, रख दिया। अब हमने सर्च और जब्ती में वीडियोग्राफी को कंपलसरी करा है, जो अब वीडियोग्राफी केस का हिस्सा होगी। पुलिस द्वारा ऐसी रिकॉर्डिंग के बिना कोई भी चालान, चार्जशीट रखा जाएगा वो वैध नहीं होगा। हमारा दोष सिद्धि का प्रमाण बहुत कम है। आज़ादी के 75 साल के बाद भी हम दोष सिद्ध नहीं कर पाते हैं मान्यवर। इसीलिए फॉरेंसिक साइंस को हमने बहुत बढ़ावा देने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का। मैं इस सदन के माध्यम से पूरे देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 3 साल के बाद हर साल 33,000 फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट और साइंटिस्ट इस देश को मिलने लगे। ये इसलिए किया गया कि ये कानून हम लेकर आने वाले थे मान्यवर। एक कानून में हमने लक्ष्य रखा है कि दोष सिद्धि के प्रमाण को, कन्विक्शन रेशियो को 90% से ऊपर लेकर जाना है, ये हमारा लक्ष्य है। इसलिए हमने एक महत्वपूर्ण प्रावधान किया है कि 7 वर्ष या उससे ऊपर की सजा जिस धाराओं में है, वो सभी क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम की विजिट को हम कंपलसरी कर रहे हैं। और मान्यवर, इसके माध्यम से एक वैज्ञानिक साक्ष्य, एक साइंटिफिक एविडेंस पुलिस के पास होगा, जिसमें कोर्ट में दोषियों को बरी होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। माननीय, ये दोनों चीज़ें हैं। इसमें एक ऐसा सवाल कुछ एक्सपर्ट्स ने बताया था कि ये इसके लिए शायद देश अभी तैयार नहीं है। ये कानून में हमने ये भी प्रोविज़न रखा है कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से केस चलाने के लिए कोर्ट, जिला, राज्य, ये सभी प्रकार के नोटिफिकेशन निकलने के बाद ही वो अप्लाई होगा। मानो एक कोर्ट किसी राज्य ने तैयार कर दी तो वो कोर्ट नोटिफाइड कर सकते हैं। एक जिला जब हो जाएगा तो वो जिला नोटिफाइड कर सकते हैं। एक क्षेत्र हो जाएगा तो वो क्षेत्र। अंततोगत्वा 27 के पहले पूरे देश की सभी कोर्टों को हम कंप्यूटराइज करके इसके लिए करेंगे। इसी प्रकार से मोबाइल फोरेंसिक वान का भी हमने एडवांस में अनुभव कर लिया है मान्यवर। आज मैं आपको बता सकता हूं कि दिल्ली के अंदर 7 साल से ऊपर की किसी भी गुनाह होता है, सजा का जिसमें प्रावधान हो, ऐसा कोई भी गुनाह होता है तो एफएसएल की टीम इसको विजिट करती है। ये सफल प्रयोग हमने दिल्ली के अंदर कर दिया है। बेंगलुरु में अब सरकार बदल गई, भगवान जाने क्या होगा, मगर हमारी सरकार थी तब बेंगलुरु में भी इस प्रयोग की शुरुआत की थी। इसके लिए हमने मोबाइल एफएसएल के कंसेप्ट को लॉन्च किया है और सफल कंसेप्ट है मान्यवर। हर जिले में 3 मोबाइल एफएसएल घूमती रहेगी और गुना के जगह पे जाएगी। नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए
जीरो एफआईआर को पहली बार आजादी के 75 साल के बाद हम स्थान, गुना कहीं पर भी हुआ, किसी भी थाने का हो, आप हिमालय की चोटी से भी उसको रजिस्टर कर सकते हैं और कन्याकुमारी के सागर के किनारे गुना रजिस्टर होने के बाद 15 दिन में कंसर्न थाने को भेजना होगा। ई एफआईआर का प्रावधान हम पहली बार जोड़ रहे हैं। हर जिले में और हर थाने में एक ऐसा पुलिस अधिकारी नामित किया जाएगा जिसके परिवारजनों में गिरफ्तारी हुई है, इसको अधिकृत सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि आपके परिजन हमारी कस्टडी में है और इसके लिए अब हम रिस्पॉन्सिबल। कई बार पकड़कर पुलिस 4-4 दिन तक कोई जवाब नहीं देती है मान्यवर, और वहां पर उनको कोर्ट में जाना है, और इसकी जगह अब वो ऑनलाइन भी सूचना देनी पड़ेगी और व्यक्तिगत सूचना भी देनी पड़ेगी। यौन हिंसा के मामले में पीड़िता का बयान कंपलसरी कर दिया गया है और यौन उत्पीड़न के मामले में बयान का वीडियो रिकॉर्डिंग भी अब कंपलसरी कर दिया है। मान्यवर, पुलिस को 90 दिन में जिसने फरियाद की है इसका स्टेटस देना हमने कंपलसरी कर दिया है। 90 दिन में उसका स्टेटस देना पड़ेगा और हर 15 दिन में फरियादी को अपना स्टेटस भेजना पड़ेगा। 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास का केस अगर विड्रॉ करना है तो पीड़ित को सुने बगैर कोई भी सरकार इसको विड्रॉ नहीं कर पाएगी। ये भी इससे नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होगी और इसके अंदर पहली बार हम कम्युनिटी सर्विस को सजा के बारे में भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं मान्यवर। ये प्रैक्टिस में कई जगह पे है, परंतु इसका इंट्रोडक्शन एक्ट से, कानून से अब होगा। मान्यवर, सालों तक केस चलते नहीं है, इसके लिए भी हमने बहुत सारे प्रावधान करे हैं। छोटे मोटे मामलों में समरी ट्रायल का दायरा बढ़ा दिया है। समरी ट्रायल को 20,000 तक की गुनाहों में ले लिया गया है और 3 साल तक की जिसमें सजा है वो सारे समरी ट्रायल से हो जाएंगे। इस एक ही प्रावधान से 40% केसों कई सेशन कोर्ट से बाहर होकर नीचे ही समरी ट्रायल से समाप्त हो गए। मान्यवर, आरोप पत्र दायर करने के लिए पुलिस अधिकारी आगे की जांच चालू है, आगे की जांच चालू है, आगे की जांच 6-6 साल अब नहीं कर पाएंगे। हमने तय कर दिया है कि 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना ही पड़ेगा और कोर्ट भी उनको और 90 दिन की परिस्थिति देखकर परमिशन दे सकती है। 180 दिन में आपको जांच समाप्त कर ट्रायल के लिए भेज देना पड़ेगा। इससे बहुत बड़ा फर्क होगा। वारंट के मामले में भी हमने काफी सारे बदलाव किए हैं। आरोपी व्यक्ति को आरोप तय करने की नोटिस 60 ही दिन में देने के लिए अब कोर्टें बाध्य हो जाएगी। कोर्ट ने चार्ज फ्रेमिंग 60 दिन से ज्यादा लंबा नहीं कर सकती। बहस पूरी होने के बाद 30 ही दिन में मान्यवर न्यायाधीश ने अपना फैसला देना पड़ेगा। आप 3-3 साल तक फैसला पेंडिंग नहीं रख सकते। कई सारे जज ऐसे पूरी सुनवाई कर देते थे और फिर बाद में ट्रांसफर हो जाती थी या रिटायर्ड कर जाते थे और ट्रायल फिर से चलती। अब ऐसा नहीं होगा। 30 दिन के अंदर ही फैसला देना पड़ेगा। इसको भी हमने, और फैसले को 7 दिन के अंदर ऑनलाइन उपलब्ध कराना पड़ेगा जिससे इस पर अपील की कार्यवाही मान्यवर हो जाए। सिविल सर्वेंट के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, पुलिस ऑफिसरों के विरुद्ध कोई फरियाद होती थी, तो एक प्रावधान है जिसे उनको सुरक्षा मिली हुई सरकार की परमिशन के बगैर इनका संज्ञान या तो चार्जशीट या ट्रायल शुरू नहीं हो सकती। मान्यवर, सालों तक कोई परमिशन आती ही नहीं थी और उसके कारण सिविल सर्वेंट के साथ साथ बाकी लोग भी डिले ट्रायल को एंजॉय करते थे। हमने तय कर दिया है कि 120 दिन में सरकार हाँ या ना कह दे, वरना डीम्ड परमिशन माना जाएगा और ट्रायल को फेस करना। मान्यवर, एक बहुत बड़ा दिक्कत मैंने देखा है कि एसपी या नाते किसी ने एक केस जांच किया है तो डीजीपी या तो रिटायर्ड होने के बाद वो केस चलने पर आता है और उनको गवाही देने जाना है। हमने ये प्रक्रिया के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है कि जो एसपी अभी नौकरी कर रहा है वो ही फाइल देखकर गवाही देगा, जो पहले था उसको आने की जरूरत नहीं। माननीय, बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव।
इसके कारण इतना देर होती, इतनी देर होती। आज हमने बारीकी से ट्रायल किस चीज के कारण लेट होती है इसका अभ्यास किया है। सबसे ज्यादा डेट अगर लगे तो यही कि भैया वो तो डीजीपी हो गए, डीजीपी साहब को समय नहीं होगा, तहसील में कैसे आएंगे, जब उनकी विजिट है तो 1.5 साल तक गवाही नहीं होती। मगर अब कोई डीजीपी साहब या तो रिटायर्ड बाबू को बुलाने की जरूरत नहीं, वहां जो एसपी है वो फाइल देखकर, और वो डीजीपी साहब को कुछ याद भी नहीं है, उन्होंने भी फाइल देखकर ही कोर्ट को असिस्ट करना है, मगर ये नहीं होता था। अब हमने ये कर दिया है। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी ये है नहीं, वरना यूपीए वालों को बहुत दिक्कत आती इस प्रावधान से। घोषित अपराधियों की संपत्ति की कुर्की का भी हम प्रावधान मान्यवर इसमें लिए। संगठित अपराध के लिए एक नया प्रावधान हम इसके अंदर जोड़ रहे हैं, जो अंतरराज्य गैंग और संगठित अपराध है, इसके विरुद्ध एक अलग प्रकार की कठोर सजा का प्रावधान। महिलाओं के प्रति अपराध और सामाजिक समस्याओं के निपटान के लिए भी हमने ढेर सारे किए हैं। शादी, रोजगार, पदोन्नति के झूठे वादे और गलत पहचान प्रकट कर जो यौन संबंध बनाते थे, उसको अपराध की श्रेणी में पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार लाए। गैंग रेप के सभी मामलों में 20 साल की सजा या आजीवन कारावास का प्रावधान किया है, जो आज नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के मामले में मृत्यु दंड का भी प्रावधान। मान्यवर, मॉब लिंचिंग का बड़ा शोर मचा है, हमने उसको केयरफुली करा है। मॉब लिंचिंग के लिए भी 7 साल, आजीवन कारावास और मृत्युदंड तीनों का प्रोविजन कर हम प्रावधान मान्यवर लाए। स्नेचिंग के लिए चाहे मोबाइल का हो चाहे महिलाओं की चेन का हो, कोई प्रावधान नहीं था। बहुत सारे लोग छूट जाते थे क्योंकि वो चोरी भी नहीं होती थी, स्नेचिंग का प्रावधान भी नहीं था। अब